अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब ये हम आज का टॉपिक है जो हमारा फैक्टिकल रिपोर्ट राइटिंग, थीसिस फॉर्मेटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो आज हम लोग इसके बारे में सीखेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग क्या है, किस तरीके से राइट की जाती है, और थीसिस फॉर्मेटिंग एक्चुअल है क्या। जैसे कि आप लोगों को हम लोग जैसे कि प्रोजेक्ट देते हैं, प्रोजेक्ट या थीसिस या रिपोर्ट राइटिंग वगैरह आप लोगों को कहा जाता है कि अपनी रिपोर्ट राइटिंग लिख कर आ जाए, दो दें टीचर्स को दें। फिर उसमें आप लोगों की बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो वो ये है कि आप लोगों को सही तरीके से उनकी फॉर्मेटिंग पता नहीं है। और एक तो दूसरी ये चीज़ के जो लेक ऑफ चीज़ें हमने देखी है कि उसमें ये है कि आप लोगों की रिपोर्ट का पता नहीं चलता कि आप लोगों को रिपोर्ट का एक्चुअल है क्या, कौन सी रिपोर्ट होनी चाहिए, रिपोर्ट के टाइप्स कौन से हैं। अगर आप लोगों को प्रोजेक्ट की रिपोर्ट कहा जाता है या दूसरी कोई ऐसी रिपोर्ट कहा जाता है, तो आप लोगों को इसमें डिफ्रेंशिएट आप लोगों को पता नहीं होता। उसके बाद आप लोगों के आज के जो टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि थीसिस फॉर्मेटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। थीसिस फॉर्मेटिंग जब आप लोगों को फाइनल ईयर प्रोजेक्ट या FYP1 या FYP2 आप लोगों को दिया जाता है, तो उसमें आप लोगों की कंप्लीट रिपोर्ट एज अ थीसिस आप लोगों की किस तरीके से होनी चाहिए। उसकी फॉर्मेटिंग आप लोग क्या करोगे, कौन सी उसमें फॉर्मेटिंग रखोगे, किस तरीके से आप लोगों का लुक करे थीसिस, और कौन कौन से पैरामीटर्स आप लोगों के उसमें लाजमन होने चाहिए। जैसे कि आज की प्रेजेंटेशन में मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें, ये सारे आइडियाज़ क्लियर करूँगा कि इसमें आप लोगों को जैसे कि इजीली हर चीज़ क्लियर हो जाए। तो मैं स्लाइड शो इसको ओपन करूँ। हाँ, तो इसमें आप लोगों के ये है कि नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या सीखेंगे, जैसे कि आप लोगों के इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि ये हमारी जो प्रेजेंटेशन है टुडेज एजेंडा, जिस पे आप लोगों की पूरी ये मैं चीज़ें सिखाऊंगा, तो इसमें ये है कि आप लोगों के इंट्रोडक्शन, थीसिस फॉर्मेटिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड डिस्कशन। सो मैंने लिमिटेड थी ये प्रेजेंटेशन बनाई है, तो जैसे कि आप लोगों के कम वक्त में या कम चीज़ों स्लाइड्स में आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता पाऊँ, क्योंकि ज़्यादा स्लाइड भी बड़ी मैंने नहीं रखी प्रेजेंटेशन, जैसे कि बोरियत भी ना हो और सही तरीके से अंडरस्टैंडेबल भी हो जाए। तो एक तो ये चीज़ आ रही है कि टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, जैसे कि आप लोगों की ये मैंने यहाँ पे 4 टाइप्स रखे हैं। होते तो बहुत सारे और भी टाइप्स होंगे, इसमें 4 टाइप्स है मेजर, जो मुझे जो बेहतर लगे तो जो आप लोगों को बतानी चाहिए थी। तो मेजर मैंने 4 टाइप्स रखे हैं, जिसमें आप लोगों की एक आ रही है कि रिसर्च रिपोर्ट, बिजनेस रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट में आप लोगों की कुछ तरीके से चीजें होंगी कि रिसर्च रिपोर्ट आइडेंटिफाई अ क्वेश्चन एंड शो द आंसर थ्रू क्लियरली एक्सप्लेन डेटा थ्रू दो इन सम केसेस देयर इज नो कंक्लूसिव आंसर। अब दूसरी ये चीज इसमें रिसर्च रिपोर्ट में किस तरीके से होनी चाहिए, जैसे कि हम लोग आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट देते हैं, यहाँ रिसर्च के लिए कहते हैं कि आप लोगों को करना है क्या है कि एक रिसर्च पेपर उठाना है, उसकी रिपोर्ट बनानी है, या कंक्लूसिव आप लोगों को एक टेक्नोलॉजी के बारे में रिसर्च रिपोर्ट बनानी है। तो उसमें आप लोगों को क्या करोगे, आइडेंटिफाई अ क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन कौन सा है, किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, शो द आंसर थ्रू क्लियरली एक्सप्लेन डेटा। जैसे कि आप लोगों ने कोई चीज़ इसमें फाइंड आउट की है, जहाँ आप लोगों ने कोई ऐसी चीज़ उसमें देखी है या बेहतरीन जो देखी आप लोगों ने, तो वो आप लोगों क्लियरली उसमें बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे अपनी ऑन वर्डिंग में। जैसे कि कुछ रिसर्चर्स होते हैं, रिसर्चर जैसे कि रिपोर्ट वगैरह अपनी लिखते हैं, जहाँ कंक्लूसिव एक केस स्टडी होती है, तो उसमें क्या ये चीज़ें एक तरीके से मे भी क्लियर ना हो, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि क्लियरली अपनी चीज़ें, जहाँ उनकी चीज़ों को अंडरस्टैंडेबल करके फिर हम क्लियरली डिफाइन करते हैं कि इस रिसर्चर ने ये चीज़ें परफॉर्म की थी, ये चीज़ें उसने लिखी थी। तो इन सम केसेस देयर इज नो कंक्लूसिव आंसर, मीन्स इसमें ये है कि कभी कभार कि इनका कंक्लूसिव आंसर नहीं मिलता हमें, मीन्स हमें पता चलता है कि ये भी इसमें रिपोर्ट में ये भी खामी होगी, ये या ये भी इसमें कंक्लूसिव एक्चुअल चीज़ हमें कभी कभार नहीं मिलती है। उसके बाद चीज़ें आ रही है कि बिजनेस रिपोर्ट। बिजनेस रिपोर्ट में आप लोगों को कौन सी चीज़ें हैं, बिजनेस रिपोर्ट इज an evaluation of a particular issue, set of circumstances or financial operations that relate to the performance of a business। अब बिजनेस रिपोर्ट आप लोगों को कहा जाता है, जैसे कि मैनेजमेंट साइंस वाले आगे स्टूडेंट कुछ, अगर इन केस उनके यहाँ से कोई बिजनेस रिपोर्ट के उनको कहा जाता है, या किसी ऑफिस में आप लोग काम कर रहे हो,
तो उसमें आप लोगों का आ जाता है कि बिजनेस रिपोर्ट बनाओ। तो बिजनेस की रिपोर्ट किस तरीके से, उसमें कौन सी पैरामीटर्स होने चाहिए, कौन सी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो इसमें यह क्या है कि आप लोगों को फाइनेंशियल ऑपरेशन रिलेट टू दी परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस, जो आप लोगों के पर्टिकुलर इश्यूज हो, फाइनेंशियल हो, सर्कमस्टेंसेस हो बिजनेस के रिलेटेड, वो ही चीज़ें आप लोग हाईलाइटेड करोगे। इसमें एक दूसरी ये चीज़ें आ रही है कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आप लोगों थर्ड जो हमारी चीज़ें आ रही है कि इन्वेस्टिगेशन में एन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इज द डॉक्यूमेंट दैट डिटेल्स द फाइंडिंग्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन as soon as formal complaint is filed or an incident occurs। इन्वेस्टिगेशन जब कभी कभार किसी चीज़ के लिए हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो उसमें फाइंडिंग्स होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन फॉर्मल चीज़ें जिसके लिए हम लोग कोई ना कोई कंप्लेंट करते हैं, जैसे कि तो फाइल करते हैं, तो इसलिए हम लोग उसमें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये चीज़ें मेंशन करेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइनली जैसे कि आप लोगों को कहा जाता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ अपनी, जैसे कि आप लोग अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस तरीके से बनाओगे। जैसे कि आप लोगों को कोई ना कोई टॉपिक दिया गया है, तो उस टॉपिक के ब्याह पे आप लोग अपनी रिपोर्ट किस तरीके से उसमें चीज़ें आप लोग बयान करोगे, उसमें कौन सी चीज़ें आप लोग ज़्यादा हाईलाइटेड करोगे। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑन द ओवरऑल पिक्चर ऑफ द प्रपोज बिजनेस। किसी चीज़ के लिए, प्रपोज बिजनेस के लिए आप लोग कोई चीज़ बताओगे कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, या इस तरीके से। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप लोग जैसे कि फर्स्ट आप लोगों का थीसिस हो गया, या आप लोगों का FYP हो गया, तो उसमें आप लोगों का प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है। तो आप लोग करना क्या चाहते हो उसमें, किस तरीके से आप लोग चीज़ें उसमें रखना चाहते हो, किस चीज़ें कौन सी चीज़ें आप लोग उसमें परफॉर्म करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आ जाती हैं। तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, तो वो ये है कि आप लोगों की जैसे कि इसमें हाँ, तो रिपोर्ट हेडिंग्स में आप लोगों की किस तरीके से कौन कौन सी रिपोर्ट हेडिंग्स होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग आप लोगों को कोई चीज़ है, जैसे कहते हैं कि भाई आप लोग अपनी रिपोर्ट बना कर आओ, तो काफ़ी स्टूडेंट को ये चीज़ें सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं होती कि आप लोगों की रिपोर्ट क्या होनी चाहिए, किस तरीके से लुक करेगी रिपोर्ट, और उसमें कौन सी हेडिंग्स आप लोगों की मेन होंगी। तो उसमें आप लोगों को रिपोर्ट हेडिंग्स किस किस तरीके से क्या क्या रखनी चाहिए। तो इसमें आप लोगों के जैसे कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट रखी हैं, 5 चीज़ें रखी हैं कि उसमें किस तरीके से कौन सी चीज़ें आप लोगों की होनी चाहिए। जैसे कि आप लोगों की शॉर्ट रिपोर्ट हो गई, जैसे कि हम लोग आप लोगों को क्लास के दौरान कहते हैं कि भाई आप लोग अपनी शॉर्ट रिपोर्ट बना कर आ जाओ। शॉर्ट रिपोर्ट किसी रिसर्च टॉपिक आप लोगों का, या कोई ऐसा इवेंट, या कोई ऐसी कोई टॉपिक दे दिया आप लोगों को, उसके लिहाज से आप लोगों का आ जाता है कि एक शॉर्ट रिपोर्ट बना कर आ जाओ। तो काफ़ी स्टूडेंट उसमें बढ़ा चढ़ा के बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, या काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं कि एक्चुअल हम लोग किस तरीके से कोई चीज़ के कैसे परफॉर्म करें। तो इसमें एक चीज़ आ रही है कि शॉर्ट रिपोर्ट हेडिंग्स में आप लोगों की कौन कौन सी हेडिंग्स होनी चाहिए। जैसे कि टाइटल पेज, इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, रिकमेंडेशन एंड रेफरेंसेस। ये जो 5 टॉपिक्स हैं, हेडिंग्स हैं, ये आप लोग अपनी शॉर्ट रिपोर्ट में मेंशन करोगे। तो उसके अलावा दूसरी चीज़ें इसमें ज़्यादातर आप लोगों को लिखने की नीड नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल तो मेंशन कर दिया, उसको सही तरीके से, फिर इंट्रोडक्शन अपनी चीज़ें उसमें बता दी, डिस्कशन आप लोगों ने प्रीवियसली कौन सा काम हुआ है, किस तरीके से हुआ है, वो सारी चीज़ें आप लोग इसमें डिस्कस करोगे। फिर उसके बाद आप लोगों की रेफरेंसेस आ रहे हैं। रेफरेंसेस में आप लोगों की चीज़ें जो आप लोगों के रेफरेंसेस, कहीं से कोई मटेरियल आप लोगों ने उठा लिया है या कुछ भी, तो ये चीज़ें आप लोगों को अपनी चीज़ें में मेंशन करनी है, अपनी रिपोर्ट में मेंशन करनी है। तो उसके बाद आप लोगों की चीज़ें आ रही हैं कि साइंस रिपोर्ट। साइंस रिपोर्ट में आप लोगों की कौन सी हेडिंग्स होनी चाहिए। अब एक ये भी बात आ रही होगी कि साइंस रिपोर्ट का हमसे क्या लेना देना। इनकेस अगर आप लोगों को कोई ऐसी कोई रिपोर्ट कहा जाता है कि आप लोग अपनी साइंस रिपोर्ट बनाएं, या उसमें किस तरीके से कौन सी चीज़ें मेंशन हो, क्योंकि कभी भी कोई भी नॉलेज या कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती। उसके लिए आप लोगों को ये क्या है कि आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें किस तरीके से लिखी जाती है, कौन सी चीज़ें किस तरीके से एक्सप्लेन की जाती है, किस तरीके से अपनी बातें अपने सीनियर्स तक पहुंचानी चाहिए। तो वो आप लोग इसमें साइंस रिपोर्ट, या अपने रिपोर्ट्स के थ्रू, या अपनी कोई भी चीज़ आप लोगों ने लेटर या थीसिस या कोई ऐसा प्रपोजल आप लोगों ने बनाया है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आप लोग मेंशन करोगे इसमें। जैसे कि साइंस रिपोर्ट हेडिंग्स में टाइटल पेज, इंट्रोडक्शन, मेथड्स एंड मटेरियल्स,
रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस। जैसे कि इसमें कुछ चीज़ें बढ़ गई हैं, अब बढ़ गई कौन सी, जैसे कि 7 चीज़ें हो गई। इसमें आप लोगों का टाइटल पेज भी हो गया, इंट्रोडक्शन, जैसे कि प्रीवियसली इंट्रोडक्शन एंड टाइटल तो सेम था। इसमें मेथड्स एंड मटेरियल्स आ गए। मेथड्स, किस तरीके से वो चीज़ें आप लोगों ने परफॉर्म की है, तो कौन से वेज आप लोगों ने उसमें यूज़ किए हैं, कौन सी तरीके आप लोगों ने इसमें यूज़ किए हैं। फिर उसके बाद रिजल्ट, फिर डिस्कशन, फिर उसके कंक्लूजन भी आप लोगों को उसका बताना है कि इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा। उसके बाद लास्ट में आप लोग अपने रेफरेंसेस बताओगे कि इसके रेफरेंसेस ये हैं, और आप लोगों ने किस जगह से कोई चीज़ उठाई है, या कोई चीज़ आप लोगों ने एज अ रेफरेंस के तौर पे आप लोगों ने यूज़ किए लिए। जैसे कि हम लोग किसी बुक का रेफरेंस देते हैं कि भाई मैंने ये टॉपिक या ये चीज़ आप लोगों ने इस बुक में से ली है, सो वो चीज़ आप लोग ऐसे रेफरेंस में बताओगे। उसके बाद आप लोगों की चीज़ें आ रही हैं कि जैसे कि बिजनेस रिपोर्ट। बिजनेस रिपोर्ट में आप लोगों की हेडिंग्स क्या होनी चाहिए। बिजनेस रिपोर्ट में जैसे कि आप लोगों ने कभी कभार, जैसे मैनेजमेंट साइंस वाले स्टूडेंट्स हो गए या कोई भी XYZ आप लोगों के स्टूडेंट हो गए, तो वो अपने एज अ बिजनेस रिपोर्ट आप लोगों की हेडिंग्स वगैरह अपनी बनाना चाहते हैं, या कोई चीज़ अपनी मेंशन करना चाहते हैं, तो वो कौन कौन सी इसमें चीज़ें होंगी। जैसे कि इसमें आप लोगों की टाइटल पेज, एग्जीक्यूटिव समरी, टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस एंड रेफरेंसेस। ये क्या चीज़ें हैं। जैसे कि आप लोगों के टाइटल पेज बना लिया, फिर एग्जीक्यूटिव समरी। अब बात ये आ रही है कि इसमें एग्जीक्यूटिव समरी का क्या रोल है। एग्जीक्यूटिव समरी मीन्स ओवरऑल आप लोगों ने जो समरी बनाई है, जैसे कि एज हम लोग एब्स्ट्रैक्ट भी कहा जाता है, तो पूरी की पूरी स्टोरी का मतलब है क्या, समरी क्या है, क्या कौन सी चीज़ें हैं, किस बिहाफ पे आप लोगों की बिजनेस रिपोर्ट बनी हुई है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट आप लोगों ने अपनी जो कोई भी चीज़ें आप लोगों ने उसमें मेंशन की है, टॉपिक्स में लिखे हैं या कोई भी, तो वो एज अ टेबल ऑफ कंटेंट में आप लोगों को बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे कि आप लोगों ने बुक की इंडेक्स देखे होंगे, तो बुक के इंडेक्स में आप लोगों ने टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखा होगा, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से सब टॉपिक है, कौन से पेज पे हैं, वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। उसके बाद आप लोगों के इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, ये सेम चीज़ें जो प्रीवियसली मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। उसके बाद एक चीज़ नहीं आ रही है इसमें कि रिकमेंडेशंस क्या है। जैसे कि कभी कभार हमें कुछ ऐसी चीज़ें लगती हैं कि इससे रिपोर्ट जो टाइटल या कोई आप लोगों ने पेपर बना लिया, या कोई आप लोगों ने कोई ऐसी चीज़ जो रिसर्च कर रहे हो, उसके लिहाज से आप लोग कोई ऐसी रिकमेंडेशन देना चाहते हो जो इन फ्यूचर कोई रिसर्चर उसको फॉलो करना चाहे। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि फ्यूचर वर्क या रिकमेंडेशंस, इसके लिहाज से ये रिकमेंडेशंस हैं, आप लोग इस तरीके से इस काम को कर सकते हो, या इसमें ये काम नहीं हो सकता, या कोई ऐसी चीज़ आप लोगों ने अपनी एज अ सजेशन के तौर पे आप लोगों ने रिकमेंडेशन में दे दी। उसके बाद आप लोगों के एज अ रेफरेंसेस आप लोग यूज़ करोगे। फिर उसमें एक तीसरी, ये अब चौथी रिपोर्ट आ रही है कि इंजीनियरिंग रिपोर्ट। इंजीनियरिंग रिपोर्ट में आप लोगों की कौन कौन सी हेडिंग्स होनी चाहिए। इंजीनियरिंग रिपोर्ट में से आप लोगों की एक चीज़ आ जाती है कि वो ये है कि ये चीज़ आप लोगों की एज अ प्रोजेक्ट में, FYPs में आप लोग यूज़ कर सकते हो। ये रिपोर्ट, ये फॉर्मेट आप लोग अपना इसमें प्रोजेक्ट में अपने में यूज़ कर सकते हो। एक तो ये चीज़ है कि टाइटल पेज, उसमें एग्जीक्यूटिव समरी ऑप्शनल है, वो रखो या ना रखो आप लोगों की मर्जी है। अगर रखोगे तो वो बेहतर है, अगर नहीं रखना चाहते तो वो भी आप लोगों की अपनी चॉइस है, मर्जी है। सो उसके बाद आप लोगों की चीज़ें आ रही हैं कि इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, एनालिसिस। आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स के बाद एनालिसिस से डिस्कशन, रिकमेंडेशन एंड एक्शन प्लान, कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस। जैसे कि एक चीज़ आ रही है कि इसमें दो तीन टॉपिक्स और मजीद आ गए, इसमें ये आ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग अपनी FYP या अपनी थीसिस, थीसिस में आप लोग अपने जो या FYP रिपोर्ट में ऑब्जेक्टिव लाजिम लिखते हो, क्योंकि आप लोगों के जो टॉपिक है या टाइटल है या जो आप लोग रिसर्च करना चाहते हो, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। मतलब आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि उसमें आप लोग क्या करोगे, कौन सी चीज़ें हैं, किस वजह से कर रहे हो। क्योंकि कोई भी चीज़ या रिपोर्ट आप लोग बिना वजह से नहीं करते हो, तो ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को बताने चाहिए होते हैं। फिर उसके बाद एनालिसिस, आप लोगों की एनालिसिस क्या है, मीन्स आप लोगों ने क्या इस चीज़ में देखी, वो अपनी एनालिसिस आप लोग अपनी बताओगे। फिर उसके बाद आप लोग डिस्कशन, रिकमेंडेशन एंड एक्शन प्लान। रिकमेंडेशन के बाद एक्शन प्लान, अगर इनकेस यही चीज़ आप लोग
करना चाहते हो तो उसके एक्शन प्लान क्या होंगे, आप लोग क्या क्या उसमें कर सकते हो, कौन सी मतलब टेक्नोलॉजी या कौन सी चीज़ इसमें आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस, लास्ट में आ रही है एक चीज़ आ रही है कि रिसर्च रिपोर्ट। अब जैसे कि आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि ये सारी चीज़ें तो हो रही है सिमिलरली हैं, किसी में एक चीज़ बढ़ गई या किसी में दो चीज़ बढ़ गई या कोई ज़्यादातर सेम भी आ रही हैं। सो इसमें रिसर्च रिपोर्ट अब किस तरीके से अलग हो गई, जैसे कि रिसर्च रिपोर्ट में आप लोगों के टाइटल पेजेस, एग्जीक्यूटिव समरी, इंट्रोडक्शन, मेथड्स, methodology, result, findings, discussion, conclusion, recommendations and bibliography। अब कुछ चीज़ें इसमें इंटरेस्टिंग भी हैं जो आप लोगों को मैं अभी बताऊंगा, वो ये है कि इसमें जैसे कि एग्जीक्यूटिव समरी, एब्स्ट्रैक्ट की जगह पे हम लोग एग्जीक्यूटिव समरी लिखते हैं। जैसे कि आप लोगों को कहा जाता है कि ये एग्जीक्यूटिव समरी है, तो ओवरऑल जो थीम है आप लोगों की रिपोर्ट या टॉपिक का जो थीम है वो आप लोग एग्जीक्यूटिव समरी में आप लोग लिखते हो। उसके बाद इंट्रोडक्शन आप लोगों ने बता दिया। इसमें एक चीज़ आप लोगों के इंट्रोडक्शन में मैं बता दूं, वो ये है कि जब इंट्रोडक्शन आप लोग लिखते हो, क्योंकि आगे भी इंट्रोडक्शन के बारे में ब्रीफ मैंने बताया है कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो एक दूसरी ये भी चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है मगर मैं आप लोगों को वर्बली बता देता हूँ, वो ये है कि इंट्रोडक्शन में अब पहले इंट्रोडक्शन आप लोगों ने लिख दिया, उसके बाद इंट्रोडक्शन तो टॉपिक दे दिया, उसके बाद ओवरव्यू आप लोगों ने देना है। ओवरव्यू क्या है पूरी की पूरी रिपोर्ट का, फिर उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन आप लोग स्टार्ट करोगे कि ये टॉपिक क्या है, ये किस तरीके से उसके बैकग्राउंड, फिर आप लोगों ने प्रॉब्लम या सोल्यूशन जो भी आप लोग उसके इंट्रोडक्शन में लिखना चाहते हो तो वो आप लोग इसमें लिखोगे। उसके बाद मेथड एंड मेथडोलॉजी, जो मेथड्स आप लोगों ने यूज़ किए हैं, जो मेथडोलॉजी आप लोग इसमें यूज़ करना चाहते हो जो आप लोगों को जहन में आ रही है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इसमें सी प्लस प्लस के थ्रू मैं यूज़ करूँ या विजुअल स्टूडियो के थ्रू यूज़ करूँ या पाइथन के थ्रू यूज़ करूँ, मशीन लर्निंग के कोई प्रॉब्लम्स आ गए या कोई ऐसी रिसर्च में करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने अपनी रिसर्च की थी वो सपोर्ट वेक्टर मशीन पे, सपोर्ट वेक्टर मशीन मैंने किस तरीके से यूज़ की थी, कौन से पैरामीटर्स यूज़ किए थे, किस तरीके से और कौन सी लैंग्वेज यूज़ की थी, उसमें कौन कौन सी चीज़ें मैंने स्टेप्स फॉलो किए थे, उसमें मेन मुझे मोटी मोटी चीज़ें बतानी है कि उसमें मेन कौन सी है। ये नहीं है कि पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग दे दी। जो आप लोग गलती करते हो तो वो ये है कि कभी कभार आप लोग ये सोचते हो कि रिपोर्ट में हर चीज़ आ जाती है, रिपोर्ट में हर चीज़ नहीं होती, वो आप लोगों के सॉफ्टवेयर या आप लोगों के हार्डवेयर वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों की उसमें मेंशन नहीं होती। तो इसमें आप लोग क्या करते हो, तो इसमें आप लोग अपनी मेन मेन चीज़ें बताते हो, उसमें पूरी प्रोग्रामिंग नहीं बताते, तो ये प्रोग्रामिंग है। उसके अलावा एक चीज़ भी आप लोग ये भी गलती करते हो, जैसे कि मैंने काफ़ी बच्चों से रिपोर्ट में ये चीज़ें नोट की हैं, वो ये है कि आप लोग अपनी रिपोर्ट की मतलब 10-12 पिक्चर्स भी दे देते हो। रिपोर्ट में इतनी ज़्यादा पिक्चर्स नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने दो, इतनी ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ रही है कि 3 या 4 आपने दे दी, क्योंकि ज़्यादा पिक्चर्स भी आप लोगों की वहाँ पे अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए आप लोगों को ज़्यादा पिक्चर्स नहीं देनी। तो मेन वो चीज़ें पिक्चर्स देनी है कि जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट पिक्चर दे दी कि आप लोगों का लुक किस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा है या किस तरीके से है, उसके बाद सेकंड उसका डैशबोर्ड या उसके वर्किंग वगैरह आप लोगों ने उसमें बता दी, वो आप लोगों ने मेथोडोलॉजी में वो चीज़ें बताते गए। उसके बाद रिजल्ट्स में वो कहाँ पे यूज़ की हुई या उससे फ़ायदा क्या हुआ, फाइंडिंग्स क्या निकली, आप लोगों ने कौन सी चीज़ें आप लोगों ने फ़ायदे आप लोगों को मिले, उसके रिजल्ट्स क्या थे, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना रिजल्ट्स के किसी भी फ़ायदे की नहीं होती। तो वो रिजल्ट एंड फाइंडिंग्स आप लोगों को उसमें मेंशन करनी है। कभी कभार वो रिजल्ट फाइंडिंग्स आप लोगों को ये होते हैं कि भाई आप लोगों ने वो अपना प्रोजेक्ट, जैसे कि आप लोगों को प्रोजेक्ट कहा जाता है कि वो हार्डवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट है। अब मैं आप लोगों से सवाल ये करूंगा कि जब आप लोग आओगे जहाँ दिखाओगे वो प्रोजेक्ट, तो मैं ये कहूँगा कि इसके फायदे क्या है, तो आप लोग बताओगे कि ये हम लोग इस जगह पे यूज़ करेंगे तो ये इस तरीके से फ़ायदे होंगे, या आप लोगों ने वो एज अ प्रैक्टिकल के तौर पे एज अ मतलब कुछ कंपनी या कुछ आप लोगों ने चीज़ें वहाँ पे मेंशन की है कि मैंने यहाँ यहाँ पे ये चीज़ें यूज़ करके देखी तो इसके अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले, मतलब काफ़ी चीज़ें उसकी बेहतरी हुई, फिर आप उसको एज अ सर्वे भी ले सकते हो या आप लोग उसमें ये भी बता सकते हो कि इसके रिजल्ट कौन कौन से आप लोगों को फाइंड आउट हुए हैं, जैसे कि सर्वे बेस्ड आप लोगों के हो गए रिजल्ट्स, उसमें आप लोग बताओगे ये आप लोगों सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। तो उसके बाद आप लोगों की डिस्कशन आ रही है, डिस्कशन मीन्स आप लोगों प्रीवियसली जो दूसरों ने काम किया है उसको आप लोग डिस्कस करोगे।
मीन्स इस रिसर्चर ने जो काम किया था उस टेक्नोलॉजी उस चीज़ों को डिस्कस करोगे और अपनी चीज़ उसमें बेहतरी करके बताओगे। उसके बाद कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, ये भी दोनों पीछे वाली चीज़ें जो आप लोगों को मैंने अभी बताई थी। उसके बाद बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस आ रही हैं चीज़ें। और बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी में फ़र्क क्या है? जैसे कि कभी कभार कहा जाता है कि ये दोनों सेम ही हैं और कभी कभार कहा जाता है नहीं सेम नहीं है। तो एक्चुअल रीज़न ये है कि बिब्लियोग्राफी हम लोग तब लिखते हैं जब आप लोगों को पता होता है कि ये पूरी की पूरी एज इट आप लोगों ने कॉपी की है, उसमें कोई एडिशन वगैरह नहीं की है। सेम इसी तरीके से जैसे कि मैंने ये मुख्तलिफ स्लाइड्स जो ली थी उसमें से कंक्लूसिव जो मटेरियल मैंने मुझे जो बेस्ट लगा तो वो मैंने उठा के इसमें एक बेहतर इसमें शक्ल देकर मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरीके से मैं क्या यूज़ करूँगा, इसको एज अ बिब्लियोग्राफी यूज़ करूँगा क्योंकि ये मेरा अपना ओन कंटेंट नहीं है। तो इन केस अगर रेफरेंसेस आ रहे हैं, रेफरेंसेस की बात आ रही है, तो रेफरेंसेस की बात किस तरीके से इसमें होगी, वो ये है कि जब कभी भी आप लोगों को लग रहा है कि बीच में से कोई बात या कोई ऐसी चीज़ आप लोगों ने कह रहे हो या किसी रिसर्चर ने ये बात की है, तो वो चीज़ आप लोग एज ए रेफरेंस के तौर पे यूज़ करोगे कि ये जो पर्टिकुलर लाइन हैं या 2 या 3 लाइन्स या पैराग्राफ ही वो किस बुक में से, किस रेफरेंस से, किस आर्टिकल से आप लोगों ने उठाया है। तो ये चीज़ आप लोगों की बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस में डिफरेंस था। उसके बाद आप लोगों की चीज़ें आ रही हैं कि स्टेप्स फॉर द रिपोर्ट, कौन-कौन से स्टेप्स होने चाहिए रिपोर्ट के। जैसे कि द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट, व्हाट्स इट अबाउट, व्हाट्स रिक्वायर्ड एंड व्हाई इज इट नीडेड। क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्यों रिपोर्ट हम लोग बनाते हैं। और जब कभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि ये चीज़ जब भी कभी भी आप लोगों को पर्पस, क्योंकि जो रिपोर्ट आप लोग बनाना चाहते हो या कोई भी चीज़, तो उसका पर्पस आप लोगों को सही तरीके से मेंशन क्लियर होना चाहिए कि इसका पर्पस क्या है, वो उसमें है क्या चीज़, फिर उसमें रिक्वायर्ड कौन सी चीज़ें, नीडेड कौन सी चीज़ें आ रही हैं, तो वो ज़रूर आप लोगों के रिपोर्ट में चीज़ें मेंशन हो। तो उसके बाद हाउ टू नो, किस तरीके से हमें पता चले कि ये कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी हमें ज़रूरत पड़ेगी, किस तरीके से। तो ज़ाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें आप लोगों को घर बैठे ऐसे नहीं मिलेगी, या ऐसे ही बस बैठ कर या कुछ आप लोगों ने रीड नहीं किया या कोई चीज़ सर्चिंग नहीं की तो आप लोगों को ऐसे ही नहीं मिलेगी वरना। तो आप लोगों के ये चीज़ें, इसके लिए आप लोगों को करना क्या है कि सर्चिंग करनी है, रीड द रिक्वेस्ट फॉर रिपोर्ट, इंस्ट्रक्शंस, एनी अदर इंफॉर्मेशन यू हैव बीन गिवन अबाउट द रिपोर्ट। जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन है, जो कोई भी इंफॉर्मेशन जो इंस्ट्रक्शन आप लोगों को दी जाती है कि इस तरीके से आप लोग अपनी चीज़ें यहाँ पे देखो, यहाँ इस तरीके से आप लोग इंफॉर्मेशन देखो, ये इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को फॉलो करनी है। जैसे कि हम लोग आप लोगों को कहते हैं कि भाई आप लोगों, जैसे कि कंप्यूटर साइंस ही हो गया, तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हम लोग कहते हैं कि आप लोगों को प्रोजेक्ट ढूंढ कर आ जाओ, उसके लिए कोई रिपोर्ट बनाओ। आप लोग रिपोर्ट बनाओ तो उसके लिए आप लोगों को आ जाता है कि इंस्ट्रक्शन से हैं, तो आप लोगों को न्यू चीज़ देखनी है, हार्डवेयर बेस्ड होनी चाहिए ये चीज़ें, और सॉफ्टवेयर बेस्ड, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होते हैं। और जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट ये है तो वो चीज़ें आप लोगों को फुलफिल भी करनी है। तो उसमें आप लोगों को करना क्या है, अब ये है कि जैसे कि आप लोगों ने उस रिपोर्ट में चीज़ें अपनी इंफॉर्मेशन देखोगे, इंफॉर्मेशन किस तरीके से, वो फील्ड क्या है, उस फील्ड के हवाले से आप लोग चीज़ें देखोगे, फिर उसमें देखोगे कि नई कौन सी चीज़ है। अब जाहिर सी बात है जो चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी तो वो कहोगे कि जो पहले से बनी हुई है, उसको अलग दूसरे तरीके से आप लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, तो वो चीज़ें आप लोग इसमें मेंशन करें। उसके बाद री रीड द रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शंस देन आंसर दीज क्वेश्चंस। जो आप लोग री रीड, आप लोग रिक्वेस्ट को री रीड करेंगे, जो इंस्ट्रक्शंस जो आप लोगों को दी जाती हैं वो सारी चीज़ें, फिर उसके बाद आप लोगों ने उस रिक्वेस्ट में जो आप लोगों के जैसे कि री रीड द रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शंस देन आंसर दी क्वेश्चन, जो रिक्वेस्ट आप लोगों को दी गई है उसी के मुताबिक आप लोगों को वो सारी चीज़ें परफॉर्म करनी है, उसी के मुताबिक आप लोगों को वो चीज़ें देखनी है, मेंशन करनी है। जैसे कि इसमें व्हाट, व्हाई एंड व्हेन इज इट रिक्वायर्ड, हु रिक्वायर्स इट, क्योंकि इसमें आप लोगों के जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 4 डब्ल्यूज आप लोगों के इसमें यूज होते हैं कि जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट पे आउट, या एब्स्ट्रैक्ट में भी आप लोगों के 4 डब्ल्यूज आप लोगों के रिक्वायर्ड होते हैं। सेम इसी तरीके से हमें री रीड द रिक्वेस्ट
और इंस्ट्रक्शन, जो आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दी गई है उसको बार बार रीड करें, उस चीज़ के मुताबिक आप लोगों को फाइंड आउट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई भी आप लोगों को चीज़ें फाइंड आउट करनी है या कोई चीज़ आप लोग देखना चाहते हो, तो उसमें आप लोगों को करना क्या है कि जब भी आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिली हुई है कि ये प्रोजेक्ट बनाओ या इस तरीके से, बार बार वो चीज़ें उसको देखें, फील्ड को देखें, सर्च, जितनी ज़्यादा सर्च करोगे, जितने ज़्यादा आर्टिकल से रीड करोगे, क्योंकि ज़्यादातर आपको इंफॉर्मेशन आर्टिकल से मिलेगी, तो ऐसे आप लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या है कि आर्टिकल्स ढूंढने हैं, आर्टिकल्स में आप लोगों को वो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन से उसमें मेंशन हो, व्हाट, व्हाई, व्हेन, इट रिक्वायर्ड, हु रिक्वायर्स इट, क्यों हो रही हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ें आप लोगों के उस रिपोर्ट में आंसर्स होने चाहिए। फिर उसके बाद एक चीज़ आ रही है कि डू यू नीड हेल्प इन आंसरिंग एनी ऑफ दीज क्वेश्चन, आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए इन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए, तो वो उसके लिए आप लोग क्या करोगे? उसके लिए आप लोग सर्च तो कर लिए, तो फिर उसके बाद रिलेटेड फील्ड का कोई जो भी बंदा आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो उससे रिलेटेड आप लोग क्या करोगे, तो वो ही उनसे आंसर्स उसके पूछने की कोशिश करो, क्योंकि रिसर्च में कभी किसी से कुछ पूछना या ये चीज़ें वो गलत नहीं होता। तो वो चीज़ें आप लोग पूछ सकते हो, ये चीज़ें आप लोग उसमें देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। और उसके बाद आप लोगों की चीज़ें आ रही हैं कि उसके क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन आप लोगों ने बता दिए, फिर आंसर। अब एक ये भी चीज़ है कि अब आप लोग ये भी ध्यान में आएगा कि ये आप लोगों को किस तरीके से इसके आंसर्स कोई रिसर्चर क्यों देगा आपने। बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, आप लोग फेसबुक पे ग्रुप्स हैं, आप वो ही आप लोगों के दूसरे रिसर्च गेट हो गए, गूगल स्कॉलर, या कोई भी रिसर्चर या कोई आथर आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों की फील्ड का है, वहाँ पे उसकी ईमेल मेंशन होते हैं। तो उस ईमेल को लेकर आप लोग उसको ईमेल करें क्वेश्चन आप अपने, तो वो उसके आंसर भी आप लोगों को खुशी खुशी बता देगा कि इसके आंसर ये क्वेश्चन हैं, तो ये इसके आंसर ये होंगे, तो इजीली आप लोगों को उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। उसके बाद चीजें आ रही हैं, वंस यू आर क्लियर अबाउट द अबव, यूज योर आंसर टू ड्रॉप योर टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस। जैसे कि ये सारी चीजें आप लोगों को मिल गई, तो अब उसको अपनी ओन वर्डिंग में, अपने ड्राफ्ट में आप लोगों को वो चीजें आंसर्स लिखने हैं। फिर उसका एज अ रेफरेंस आप लोगों को मेंशन करना है कि इसका ये रेफरेंस होगा, ये चीज़ें आप लोगों के, ये फलाने आथर ने या ये इस बंदे ने आप लोगों को ये चीज़ें बताई थी, तो वो आप लोग इसमें आप लोगों को लिखेंगे। उसके बाद आप लोगों की चीज़ें आ रही हैं कि जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आए, डिसाइड ऑन द प्रोसीजर। जो आप लोगों की जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में आप लोग किस तरीके से डिसाइड करोगे क्या कौन कौन सी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसमें जो जैसे कि मैंने जो मेंशन की है वो चीज़ें आप लोगों की लाजमी जो एक रिपोर्ट में होनी चाहिए, तो वो ये है कि व्हाट इंफॉर्मेशन डू आई नीड, सो कौन सी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो डू आई नीड टू डू एनी बैकग्राउंड रीडिंग, जाहिर सी बात है उससे चीज के बारे में मुझे बैकग्राउंड नॉलेज तो होनी चाहिए। उसके बाद व्हाट आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंट्स डू आई नीड, कौन से डॉक्यूमेंट या कोई चीज आप लोगों के जो उसमें रिलेटेड हो आर्टिकल्स, कौन कौन से जरूरी होंगे, तो वो आप लोगों को यहाँ पे देखने हैं। उसके बाद आप लोगों की चीजें आ रही हैं कि जैसे कि डू आई नीड टू कॉन्टेक्ट द लाइब्रेरी फॉर असिस्टेंस, जैसे कि उसके लिए आप लोगों को कोई कॉन्टैक्ट की लाइब्रेरी, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि अगर कोई आप लोगों को सवाल है, सवाल आप लोग किसी अथर से या किसी रिसर्चर से पूछना चाहते हो, तो वो कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी आप लोगों के पास है या नहीं है, उसकी ज़रूरत पड़ रही है आपको। उसके बाद आप लोगों की चीज़ें आ रही हैं, डू आई नीड टू इंटरव्यू और ऑब्जर्व पीपल, जाहिर सी बात है इसमें कभी कभार जो हमें सर्वे बेस्ड चीज़ें होती हैं, सर्वे बेस्ड रिसर्च होती है, तो उसके लिए हमें इंटरव्यू भी कंडक्ट करने पड़ते हैं। फिर पीपल को भी ऑब्जर्व करना होता है, पीपल्स को ऑब्जर्व करने के लिए फिर आप लोग उसमें देखते हो कि वो उसमें क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें आप लोगों को एज इंटरव्यू बेस्ड आप लोग चेक करते हो। फिर उसके बाद आप लोगों का डू आई हैव टू रिकॉर्ड डेटा, कभी कभार ये चीज़ें होती है, जैसे कि हमारे यही जब मैं एमएस कर रहा था, तो उसमें एक स्टूडेंट आया था, वो पीएचडी कर रहा था, तो उसमें ये चीज़ थी कि वो फैसलाबाद से यूनिवर्सिटी, यहाँ बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी से किसी ऐसे यूनिवर्सिटी से आया था,
तो वहाँ जो पीएचडी स्टूडेंट था, तो जो हमसे इंटरव्यू कर रहा था वो उसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा था, उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था कि किस तरीके से है ये माहौल, किस तरीके से, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी बेस्ट टीचर्स की परफॉर्मेंस या टीचर्स के हिसाब से वो अपनी रिसर्च करना चाह रहा था। तो उसमें वो चीज़ें जो हम लोग इंटरव्यू दे रहे थे उसको वो रिकॉर्ड भी कर रहा था। तो ये चीज़ें आप लोगों को ज़रूरत पड़ रही है जब कभी भी आप लोग ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, तो उसको भी नज़र में रखनी है। तो ये प्रोसीजर जो जो मैं चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि हर रिसर्च में यही प्रोसीजर आप लोगों ने यूज़ किया। तो ये प्रोसीजर जस्ट आप लोग सिर्फ पर्टिकुलर जो रिसर्च जिस टाइप की होगी तो उसमें आप लोग ये चीज़ यूज़ करोगे। हाउ विल आई गो अबाउट दिस, व्हेन डू आई नीड टू डू इट एंड व्हेन टू स्टार्ट। अब मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे कि हमें अपने सीनियर्स बताते हैं कि जब कभी भी कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के लिए जाना हो तो किस तरीके से कोई परफॉर्मेंस करनी है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को कहा जाता है कि ये टॉपिक के यहाँ आप लोगों को कहा जाता है कि FYP मिला है, FYP के लिए आप लोग सोचते हो कि मैं ये करूँ ये करूँ ये करूँ। अब वो जब प्रोजेक्ट आप लोग अपने सुपरवाइजर्स के पास लेके जाते हो तो वो प्रोजेक्ट इतनी वर्कफुल नहीं होते, क्योंकि आप लोगों ने तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो चीज़ें बताई। अब सुपरवाइजर डिसाइड करेगा कि वो आइदर आप लोगों के बेहतरी में है या नहीं है, आइदर वो सूटेबल है या नहीं है, आइदर वो आप लोगों की जो अगर वो टॉपिक या वो चीज़ आप लोगों की एक्सेप्ट कर रहा है तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो हमारी टीम है वो आप लोगों की वो एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी टॉपिक। तो वो चीज़ें सारी चीज़ें नज़र में रखनी होती है। तो उसमें ये है कि आप लोग अपने चीज़ें जो डिसाइड कर ली उसके बाद आप लोगों को उसके बारे में सर्च करना है, सर्च करके आप लोगों को उसके बारे में देखना है कि कोई चीज़ अगर नई ऐड कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च में कभी ये नहीं कहा गया कि ये रिसर्च है तो बस यही रिसर्च हो गई तो बस खत्म हो गई। नहीं, एक चीज़ बन गई है तो उसको मज़ीद और मज़ीद बेहतर किया जा सकता है और मज़ीद इसमें बेहतरी ला सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ आ रही है कि व्हेन डू आई नो नीड टू डू इट एंड व्हेन टू स्टार्ट। उसमें आप लोगों को कब करनी है, कब स्टार्ट करनी है, वो अपना एक प्रोसीजर बनाना है, अपने टाइमलाइन आप लोगों को बनानी है, क्योंकि विदाउट टाइमलाइन आप लोग कोई भी चीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग आप लोगों को कहते हैं कि भाई ये आप लोगों का 6 मंथ का या 4 मंथ का आप लोगों का जो भी सेमेस्टर पीरियड आप लोगों का होता है, तो उसमें आप लोगों को कहा जाता है कि भाई प्रपोजल बनाओ। प्रपोजल में आप लोगों की ये चीज़ें आ जाती है, पर टॉपिक मिल गया, फिर आप लोग कहते हो कि ये चीज़ इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद ये दूसरी जो इसमें टेक्स्ट लिख रहे हो आप लोग, उसके बाद उसमें मेथड्स कौन से यूज़ करोगे, उसके पर्पज़ आप लोगों प्रॉब्लम स्टेटमेंट कौन सी थी, वो सारी चीज़ें तो आप लोग ये बताते हो। तो उसमें ये है कि आप लोगों को एक चीज़ है कि एक टाइम फ्रेम बनाना है, किस दिन मुझे कौन सी चीज़ें परफॉर्म करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप लोग कोई भी प्रोजेक्ट लेते हो, प्रोजेक्ट लेने के बाद उसके टाइम लाइन में आप लोगों को पहले तो ये दिखाना है कि ये सर्च करनी है चीज़ें, सर्च करनी है, सर्च करने के बाद उसमें चीज़ें देखनी है कि कौन कौन सी है, फिर उसके में मार्क दिस डेट इन योर कैलेंडर, फिर उसके बाद उसकी मार्किंग करें कि इस डेट पे ये काम करूँगा। फिर उस टॉपिक के बारे में अगर सर्चिंग हो गई तो फिर आपको पास मटेरियल आ गया, इन्फॉर्मेशन आ गई, फिर आप लोग फर्दर दूसरी जो स्टेप्स हैं वो उसको आप लोग लिखते जाएं। हाउ मच टाइम डू आई नीड टू कंप्लीट इट। बस जब भी आप लोगों को ये चीज़ें मिल रही है तो उसके टाइम फ्रेम को आप लोग देखें, फिर टाइम फ्रेम को आप लोग उसको स्लाइसिस करें, काटते जाएं किस किस दिन मुझे क्या क्या करनी है। अगर कम टाइम है तो उस हिसाब से आप लोग टाइमलाइन बनाएं, अगर ज़्यादा टाइम है तो उस हिसाब से आप लोग उसको बेहतर और मज़ीद बेहतर बनाएं। उसके बाद चीज़ें आ रही हैं कि डिसाइड व्हेन यू आर गोइंग टू कंप्लीट दी वेरियस सेक्शंस। जब कोई भी आप लोगों के जो वेरियस सेक्शंस हैं जो जब करने चाहते हो, जो उसको डिसाइड करना चाहते हो, तो वो कौन कौन से हैं तो उसकी भी डेडलाइन आप लोगों को मेंशन करें। मार्क दिस मिनी डेडलाइंस इन योर कैलेंडर। जो आप लोगों के कैलेंडर जो आप लोग अपने गैंट चार्ट बनाते हो, गैंट चार्ट में आप लोगों की वो चीज़ें में सारी चीज़ें मेंशन करते थे, इस दिन मैं ये काम करूँगा, इस दिन ये काम करूँगा, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को मिनी डेडलाइंस अपनी रखनी है, क्योंकि विदाउट डेडलाइंस आप लोग काम सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके बाद आप लोगों की चीज़ें आ रही हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जैसे कि फाइंड द इंफॉर्मेशन। जब आप लोगों की सर्च करते हैं इंफॉर्मेशन, अब ये सब सारी चीज़ें इसमें कौन कौन सी मेंशन होनी चाहिए, किस तरीके से, वो ये चीज़ें मैं आप लोगों को पर्टिकुलर जो मैंने
आप लोगों की रिपोर्ट या आप लोगों की जो थीसिस है, जो मेन इंपॉर्टेंस समझता हूँ, तो वो ये है कि आप लोग जब भी कोई भी चीज़ आप लोग इन्वेस्टिगेशन करते हो या रिसर्च करना चाहते हो, तो उसमें कौन सी चीज़ें, कौन से स्टेप्स होने चाहिए, फाइंड द इंफॉर्मेशन यू नीड, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए, उसके बारे में आप लोगों को सर्च करना है। कीप केयरफुल नोट ऑफ व्हाट यू फाइंड एंड डोंट अज्यूम यू विल रिमेंबर एवरीथिंग यू रीड और फाइंड। जैसे कि ये तो एक ही है, तो ये इसमें आप लोगों के ये एक साथ ही लिखे हैं, अलग अलग पॉइंट है। सो इसमें ये है कि सेम ही है, सेम में आप लोगों के क्या है कि जब केयरफुली नोट्स अपने बनाए, इसमें कौन कौन सी पॉइंट्स आप लोगों ने फाइंड आउट किए, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने फाइंड करके अपने देखने, ये अज्यूम नहीं करना है कि सारी चीज़ें बस आपको आ रही हैं, जो आप लोगों ने रीड किए बस ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस तरीके से जब भी आप लोग जहन में रखोगे तो वो ऑटोमेटिकली आप लोगों को वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, जब आप लोगों से कोई चीज़ वो पूछी जाएगी तो। उसके बाद मेक श्योर द इंफॉर्मेशन यू फाइंड इज रिलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट। जब कभी भी कोई भी आप लोगों का जो इंफॉर्मेशन है अप्रोप्रिएट, जो इंफॉर्मेशन आप लोग यूज़ करना चाहते हो, तो वो उसमें देखना है फाइंड द रिलेवेंट, जो आप लोगों की फील्ड के हिसाब से रिलेवेंट होनी चाहिए। फिर उसके बाद चेक यूर असेसमेंट रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस से, उसके बाद असेसमेंट चेक करनी है, रिक्वायरमेंट जो आप लोगों को दी गई है वो गाइडलाइंस आप लोगों को चेक करनी है। उसके बाद चेक मार्किंग स्केड्यूल रेगुलरली टू मेक श्योर यू आर ऑन द राइट ट्रैक। फिर उसके बाद देखना है कि ये आप लोगों ने जो सर्चिंग की है वो वाकई वो सही है, वो आप लोगों ने जो सर्चिंग की है वाकई रिलेवेंट है, वो आप लोग राइट ट्रैक पे हो या नहीं हो। ऐसा ना हो कि आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग अपनी जैसे कि ब्लॉकचेन हो गया या क्लाउड हो गया, तो क्लाउड के बारे में सर्च करो तो आप लोग दूसरी जगहों पे जाके दूसरी चीज़ें सर्च करने लग गए, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद व्हाट यू फाइंड आउट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, जो आप लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, और गैदरिंग विल फॉर्म द बेसिस और मेन बॉडी ऑफ योर रिपोर्ट। जो आप लोगों ने जो चीज़ें फॉर्म कलेक्ट किए, मेन बॉडीज जो कलेक्ट किए, जो आप लोगों के अपनी रिपोर्ट के लिए मेंशन करनी है, जो बेहतर है, जहाँ मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आप अपने ड्राफ्ट में लिखोगे। क्योंकि वन थिंग इसमें एक चीज़ मैं ये बताऊंगा कि वो ये है कि कहीं से भी कोई भी चीज़ उठा ली, वो उठाने के बाद उसको अपनी ओन वर्डिंग में बताना है। बताने के बाद अगर वो चीज़ आप लोगों ने किसी जगह से वो उठाई है तो उसका एज ए रेफरेंस यूज़ करना है, वो गलत नहीं होता। अगर आप लोग विदाउट रेफरेंस वो चीज़ आप लोग दिखाओगे या बताओगे तो वो चीज़ एज अ कॉपी पेस्ट में आप लोगों की आ जाएगी, वो एज अ क्राइम की है, तो ऐसी चीज़ नहीं करनी। तो उसके बाद डिसाइड ऑन द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है आप लोगों के, जो आप लोगों को दिया गया है, जो आप लोगों के हेडिंग्स है, उसके हिसाब से आप लोग देखें कि किस सेक्शन में कौन सी चीज़ें आएंगी। तो जैसे कि आप लोगों की इसमें चीज़ें आ रही हैं कि all reports are divided into sections, they have a similar structure but some details may differ। जैसे कि स्ट्रक्चर तो आप लोगों को कभी कभार ये सिमिलर ही लगते हैं, फिर उसके बाद से सम डिटेल्स में डिफर, उसमें जो मज़ीद जो डिवाइड डिटेल्स हैं वो अलग अलग होती हैं, डिफर करती हैं एक दूसरे से। सो उसके बाद आप लोग इफ़ यू आर नॉट श्योर व्हाट रिक्वायर्ड आस्क योर टीचर और लेक्चरर। जब आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो उसके लिए आप लोग अपने टीचर या कंसर्न बंदे से वो पूछें, तो क्या ही चीज़ ये किस तरीके से आप लोगों को ये सेक्शन किस में आप लोगों को डिवाइड करना है, किस जगह पे रखना है, वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद द पार्ट सेक्शन ऑफ अ रिपोर्ट यूजुअली हैव हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। फिर उसके बाद आप लोगों ने पार्ट्स में डिवाइडेड करना है हेडिंग्स में, फिर उसकी सब हेडिंग्स बनानी है। हेडिंग्स और ऑप्शन नंबर्ड, जो हेडिंग्स आप लोग दे रहे हो वो अपने आप लोगों की वो हेडिंग्स आप लोगों की नंबर्ड में होती है, तो नंबरिंग वगैरह आप लोगों ने उसमें देनी होती है। तो उसके बाद आप लोगों की चीज़ें आ रही हैं ड्राफ्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर रिपोर्ट। पहले तो उसके बाद आप लोगों को ड्राफ्ट करना है, ड्राफ्ट मीन्स उसको बनाना है, ये क्या है, किस तरीके से, कौन सी चीज़ें। जैसे कि मैं इसमें काफ़ी पॉइंट्स तो मैंने यूज़ किए हैं, और ये पॉइंट्स में इसको कंक्लूसिवली मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वो ये है कि पहले तो फर्स्ट पार्ट जो रिपोर्ट का है उसमें कौन कौन सी है स्ट्रक्चर, यू हैव डिसाइडेड राइट द हेडिंग्स डाउन एंड स्टार्ट फिलिंग इन द गैप्स।
Terms of references, purpose, procedure, finding the basis of your report, the results of your reading, observation, interviews, investigation, graph are highly effective form of communication and useful for summarizing complex material. कभी कभार आप लोगों के पास ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आ रही हैं जो ग्राफ वाली इधर, तो वो ये है कि इसमें आप लोग अपनी चीज़ बताओगे कि अगर कोई ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आप लोग देना चाहते हो, कोई ऐसी पिक्चर के थ्रू आप लोग बताना चाहते हो, वो आप लोग का हाईली अप्रिशिएटेबल होती है। तो वो लाजम होनी चाहिए जो अपने कॉम्प्लेक्स डेटा को आप लोग ऐसे समराइज चीज़ों में आप लोग बताते हो, एज अ विजुअल उसके शेप्स देते हो, तो वो लाजम आप लोग अपनी कम्युनिकेशन के लिए वो इसमें अपनी रिपोर्ट में ज़रूर यूज़ करें। To include additional information is an appendix attachment is useful, usually a labeled appendix, labeled ET and so on, sector. Each appendix should start on a new page. जैसे कि आप लोगों ने न्यू अपेंडिक्स वगैरह आप लोगों ने बनाई, तो वो आप लोगों के अलग अलग पेजेस पे आप लोगों को वो अपेंडिक्स अपने बताने हैं। तो एक तो ये ड्रॉप के लिए ये चीज़ें हो गई। उसके बाद एनालिसिस यूर फाइंडिंग एंड ड्रॉ कंक्लूजन से जो आप लोगों ने फाइंडिंग्स किए उसके पे आपको उसका कंक्लूजन बताना है। जो आप लोगों के इंफॉर्मेशन यू हैव फाउंड, हाउ टू स्टार्ट, फिर उसके बाद राइट योर कंक्लूजन, लास्ट में आप लोगों उसका कंक्लूजन बताओगे कि ये इस तरीके से इसका कंक्लूजन जो फाइंडिंग्स हुई थी वो ओवरऑल कंक्लूजन मोरल ऑफ द स्टोरी, या आप लोगों के क्लाइमैक्स मूवी का जो जिस तरीके से कहते हैं क्लाइमैक्स पता होनी चाहिए, वो पूरा का पूरा कंक्लूजन बताया जाता है कि ये आप लोगों की चीज़ें इस पे डिपेंडेंट थी। उसके बाद आप लोगों की चीज़ें आ रही हैं कि मैक रिकमेंडेशन से। जब भी रिसर्च आप लोग बनाते हो या रिपोर्ट बनाते हो तो उसमें ये लाजिम नहीं होती, मगर अगर आप लोग रिकमेंडेशन देना चाहते हो तो वो बेहतर है। बहुत अच्छी चीज़ है कि ये आप लोग उसमें रिकमेंडेशंस दें कि जो इन फ्यूचर कोई रिसर्चर उसमें यूज़ करना चाहते हैं, व्हाट यू थिंक द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, व्हाट शुड हैपन नेक्स्ट, व्हाट टू डिसाइड ऑन व्हाट टू रिकमेंड। इसमें आप लोगों की चीज़ें आ रही हैं कि सोल्यूशन क्या थे, प्रॉब्लम्स क्या थे, फिर उसके बाद आप लोगों ने उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इसमें कौन सी चीज़ें होंगी, तो हाउ टू डिसाइड ऑन व्हाट टू रिकमेंड, किस तरीके से हमें डिसाइड करना है क्या रिकमेंडेशन देनी है हमें। री रीड यूर फाइंडिंग एंड यूर कंक्लूजन। इसमें जो मेन पॉइंट है, जो अपने कंक्लूजन जो आप लोगों ने रिपोर्ट बनाई है, तो उसके बारे में आप लोगों उसको बार बार रीड करेंगे, फिर उसका कंक्लूजन बनाएंगे। थिंक अबाउट दैम, जो आप लोगों की चीज़ें हैं उसके बारे में आप सोचें। फिर उसके बाद व्हाट एक्शन शुड द रीडर ऑफ द रिपोर्ट कैरी आउट, जो आप लोगों के एक्शंस हैं, वो आप लोगों को जो रीडर की रिपोर्ट कैरी आउट क्या हो सकते हैं, जो आप लोगों के फॉर एग्जांपल ये कहा जाता है कि भाई जो हमारी रिपोर्ट या रिसर्चर्स है उसको क्या एनालिसिस हो सकते हैं, अपनी प्रिडिक्शंस करें। आर यू आर यूर रिकमेंडेशन प्रैक्टिकल, जो आप लोगों की रिकमेंडेशन है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। हैव यू इंक्लूडेड enough details so that the reader knows what needs to be done and who should do it। जैसे कि आप लोगों ने जैसे कि हम लोग आप लोगों को कहते हैं कि भाई आप लोग रिसर्च करके आओ, तो रिसर्च पेपर जब रीड करते हो तो जब बार बार उसको रीड करोगे तो उसमें यही एक चीज़ मेंशन कुछ चीज़ें होती है कि उस रिसर्चर ने क्या क्या चीज़ें उसमें परफॉर्म की हैं, अब उसमें फर्दर कौन सा काम हो सकता है, वो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो फाइंड आउट करना। फिर उसके बाद यूर रिकमेंडेशन मस्ट बी बेस्ड लॉजिकली ऑन योर कंक्लूजन्स, ये आप लोगों के मस्ट बी बेस्ड लॉजिकली होना चाहिए, फिर आप लोगों के साथ उसके कंक्लूजन के साथ जुटा जुटा हो। ये नहीं है कि रिकमेंडेशन आप लोगों ने कोई अलग सी दे दी, सी चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी उसमें। फिर उसके बाद ऑर्डर फ्रॉम मोस्ट टू लीस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिटन एज अ नंबर लिस्ट, फिर उसके बाद आप लोगों को ये सी रिकमेंडेशन है नंबर लिस्ट में आप लोग देना चाहते हो तो ये भी रिकमेंडेशन है, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 रिकमेंडेशन आप लोगों ने उससे के हिसाब से दे दी, तो ये अच्छी चीज़ है अपने पेपर या रिसर्च रिपोर्ट में या आप लोगों ने प्रोजेक्ट में आप लोग अपने बता सकते हो। टॉप द एग्जीक्यूटिव समरी एंड टेबल ऑफ कंटेंट, जैसे कि मैंने इसका बताया था एग्जीक्यूटिव समरी, फिर उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट आप लोगों को बनाना है। एग्जीक्यूटिव समरी आप लोगों की कितने डिपेंडेंट होनी चाहिए, कितनी चीज़ में होनी चाहिए, जैसे कि इसमें यूजुअली अबाउट 100 वर्ड्स लॉन्ग, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 100 वर्ड्स होने चाहिए। इतनी नहीं है कि आप लोगों ने 2 लाइन की एग्जीक्यूटिव समरी बना दी या इस तरीके से छोटी समरी इस तरीके से बना दी, वो चीज़ें नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने 100 वर्ड्स में आप लोगों को
वो अपनी एग्जीक्यूटिव पूरी की पूरी जो रिसर्च रिपोर्ट है वो चीज़ें आप लोगों ने इसमें अपनी बता दी। फिर उसके बाद कंपाइल है रेफरेंस लिस्ट, उसके बाद आप लोगों के अपने रेफरेंस लिस्ट अपने रिसर्च रिपोर्ट के लिए कंपाइल करोगे, कहाँ कहाँ से चीज़ें आप लोगों ने वो चीज़ें उठाई थी, कहाँ से चीज़ें एज अ रेफरेंस के तौर पे आप लोगों ने यूज़ की, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने कंपाइल करनी है। फिर उसके रिसोर्सेज भी बताने किस सोर्स से है, वो एज अ आप लोग रेफरेंस सेक्शन की लिस्ट में आप लोग वो चीज़ें मेंशन करोगे। उसके बाद फाइनली जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर उसके बाद पूरे के पूरे अपने ड्राफ्ट को रिवाइज करें। रिवाइज करें, उसमें देखें कि कौन सी चीज़ें आप लोगों ने गलतियाँ की हैं, क्योंकि जब भी आप लोगों ने जब तक जिस दिन से मैं आया हूँ यूनिवर्सिटी में, फिर उसके बाद जैसे जैसे मुझे जो रिपोर्ट मिली है बच्चों की, जहाँ आप लोगों के स्टूडेंट्स की मिली है, तो उसमें एक चीज़ मैंने देखी है कि जब आप लोगों ने पूरी रिपोर्ट बना ली है, उसमें आप लोग खुद रीड करते ही नहीं हो, रिवाइज करते ही नहीं हो कि आप लोगों ने पूरी की पूरी रिपोर्ट को पढ़ना है। उसमें कोई अगर कोई गलती या गैप या कोई चीज़ आप लोगों ने लॉजिकली आर्गूमेंट या कोई भी चीज़ उसमें मिसिंग हो गई है या कुछ भी, या डायग्राम से उसको जहाँ ग्रामेटिकली मिस्टेक्स या प्रूफ रीड नहीं की आप लोगों ने, जहाँ आप लोगों ने उसमें ग्रामेटिकली हो गए, फिर वर्ड्स की स्पेलिंग मिस्टेक्स वो भी चेक करनी है, फिर उसमें सेंटेंसेस भी देखना है कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब आप लोग पैराफ्रेजिंग करते हो, ड्राफ्ट बनाते हो, तो उसमें भी चीज़ें ये होती है कि सेंटेंस उसके साथ अगले सेंटेंस के साथ मैच नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को लाजमन चेक करनी है, अपने रिवाइज डॉक्यूमेंट को पूरे को रिवाइज करना है। उसमें जो अगर कोई चीज़ ऐसी आप लोगों को नज़र आ रही है तो वो आप लोग उसमें देखेंगे इसमें ये चीज़ें क्यों मिसिंग है। फिर उसको चेक करने के बाद वो सारी चीज़ें आप लोग सेट करें, सेट करने के बाद फिर आप लोग अपने सुपरवाइज़र या टीचर को अपने दिखाएं। उसके बाद आप लोगों की थीसिस के कुछ चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि मैंने आप लोग प्रीवियसली डॉक्टर वहीद का सेशन हुआ था, उसमें कुछ स्टूडेंट ने ये सवाल किया था कि हमें टॉपिक्स या आप लोगों के जो थीसिस है, थीसिस में मेन टॉपिक्स कौन कौन से होंगे। दूसरी ये एक चीज़ तो ये चीज़ हो गई कि टॉपिक्स आप लोगों के कौन कौन से, इनिशियल पेजेस जो पार्ट थीसिस, ये है कि आप लोगों के थीसिस के लिए इनिशियल पेजेस कौन कौन से होंगे। टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट, नॉलेजमेंट, डेडिकेशन, टेबल ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स। इसमें आप लोगों का देखना है कि टाइटल पेज आप लोगों का कौन सा है, फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट। जैसे कि टाइटल पेज में आप लोगों ने अपनी चीज़ें जो बताई दी, सब्जेक्ट के बारे में, जो टॉपिक आप लोगों का है उसके बारे में आप लोगों ने बता दिया, फिर उसके बाद अपने एब्स्ट्रैक्ट बता दिया, फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट, किसको एक्नॉलेज करना चाहते हो आप लोगों, वो चीज़ें आप लोग बताओगे। फिर उसके बाद डेडिकेशन, अगर आप लोगों को किसी टीचर या अपने पेरेंट्स को डेडिकेशन करना चाहते हो तो वो आप लोग अपनी डेडिकेशन का एक पेज बनाओगे। जब थीसिस बनाते हैं तो ये चीज़ें आप लोगों की लाजमन होती हैं। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ फिगर्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों की मेंशन। इसमें टाइटल पेज में आप लोगों की कौन सी चीज़ें आप लोगों की मो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। तो टाइटल पेज में आप लोगों ने एंड पॉसिबली द सब टाइटल ऑफ योर थीसिस, जैसे कि आप लोगों पॉसिबली सब टाइटल्स भी हो सकते हैं उसमें। ये थे कि आप लोगों का कंप्लीट थीसिस का जो टाइटल आप लोगों ने मेंशन किया। फिर उसके बाद टर्मिनल रिक्वायरमेंट इन व्हाट सब्जेक्ट, नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, जैसे कि नेम ऑफ यूनिवर्सिटी आप लोगों ने लिख लिया, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट कौन सा है आप लोगों का, वो आप लोगों ने अपने टाइटल पेज में बताना है। ये तो थर्ड पॉइंट हो गए। सेकंड पॉइंट में आप लोगों ने अपने फर्स्ट नेम एंड सर नेम बताना है। फर्स्ट नेम क्या है जो आप लोगों ने ये रिपोर्ट बनाई है। उसके बाद आप लोगों के ये यूनिवर्सिटी के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में आप लोग अपनी चीज़ें बताओगे। उसके बाद आप लोगों के नेम ऑफ द टीचर, टीचर क्या कौन है आप लोगों का, वो उसका नाम लिखते हुए। फिर उसके बाद प्लेस एंड डेट ऑफ कंप्लीशन, प्लेस कौन सी है, और फिर डेट ऑफ कंप्लीशन आप लोगों ने अपनी टाइटल पेज पे, वो ये सारी चीज़ें आप लोगों की मेंशन होगी टाइटल पेज पे। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट आता है। एब्स्ट्रैक्ट में आप लोगों की कौन सी चीज़ें होनी चाहिए वो आप लोगों की नक्शल में मैं बताऊंगा, जैसे ज़्यादा बोरियत ना हो। वो ये है कि आप लोगों के द समरी इज नो लॉन्गर देन 2 पेजेस, जो भी ओवरऑल आप लोगों ने समरी बनानी है वो आप लोगों के 2 पेजेस से ज़्यादा नहीं हो। ये थीसिस के लिए, पेपर के लिए नहीं है, ये थीसिस के लिए है। अगर थीसिस आप लोगों के 100 पेजेस या 80 पेजेस या 70 पेजेस तक जा रही है तो उसमें कम से कम आप लोगों का ये 2 पेजेस या 1.5 पेज का या 1 पेज का भी एब्स्ट्रैक्ट चल जाता है। तो उसमें आप लोगों की अपनी जो ओवरऑल द थीसिस, ओवरऑल द प्रोजेक्ट, ओवरऑल द वर्क आप लोगों के
चीज़ें बताओगे कि इसमें ये काम हुआ था, इस तरीके से उसका कंक्लूजन आप लोग रिजल्ट नटशेल में एब्स्ट्रैक्ट में बताओगे। एक्नॉलेजमेंट में आप लोग किसको एक्नॉलेज करना चाहते हो, द पैज इज फोकस ऑन एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड टू ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज और इंडिविजुअल who is in one way or another have added the researchers in finishing the thesis। एक्नॉलेज किसको करना चाहते हो, जैसे कि हम लोगों ने जब थीसिस बनाई थी तो अपने टीचर्स को एक्नॉलेज किया था कि इनकी वजह से हमने ये चीज़ें सीखी थी और इनकी वजह से हम लोग इस पोजीशन भी आ गए हैं और ये चीज़ें हमने कंप्लीट की है। उसके बाद डेडिकेशन, डेडिकेशन में आप लोग जिससे इंस्पायर्ड हो तो आप लोग अपनी डेडिकेशन से उसके लिए लिखोगे कि तो ये आप इससे इंस्पायर्ड थे तभी आप लोगों ने ये थीसिस या ये चीज़ें आप लोगों ने या ये फील्ड आप लोगों ने चूज की। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट में आप लोगों ने सारी लिस्ट ऑफ फिगर, लिस्ट ऑफ चैप्टर, हेडिंग से सब हेडिंग, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने टेबल ऑफ कंटेंट्स में बताएंगे। उसके बाद लिस्ट ऑफ टेबल्स ऑफ लिस्ट ऑफ फिगर्स, इसमें आप लोगों की लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स आप लोग बताओगे टेबल्स कितनी यूज़ की हैं आप लोगों ने, क्योंकि कौन से पेज पे कौन सी टेबल आप लोगों ने यूज़ की है और कौन सी मतलब फिगर्स हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने फिगर्स भी बतानी है, वो उसकी लिस्ट भी और विथ पेज नंबर। उसके बाद आप लोगों के टाइटल ऑफ चैप्टर्स, चैप्टर्स के टाइटल्स क्या होंगे, जैसे कि आप लोगों के यही सवाल कभी कभार आप लोग पूछते हो तो ज़्यादातर तो ये है कि आप लोगों के जो आप लोगों के टाइटल्स होंगे चैप्टर्स के वो कौन से होंगे, जैसे कि आप लोग थीसिस लिखते हो तो थीसिस के टाइटल्स कौन से, चैप्टर्स वाइज के टाइटल्स कौन कौन से होंगे। इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, जस्ट जो भी स्टडी आप लोग ले रहे हो तो उसके बारे में बैकग्राउंड आप लोग बताओगे। रिव्यू ऑफ रिलेटेड स्टडीज, जो आप लोग रिव्यू रिलेटेड स्टडीज के बारे में रिव्यूज बताओगे, रिव्यू करोगे, जैसे कि प्रीवियसली क्या हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है या आईओटी है, उसके प्रीवियसली कौन सा काम हुआ था वो स्टडीज बताओगे। और वो स्टडी भी आपके टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए, ये नहीं हो कि आप लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता रहे हो तो उधर क्लाउड कंप्यूटिंग की चीज़ें ऐड कर रहे हो। टॉपिक आप लोगों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो आप लोगों ने क्लाउड के बारे में बता दिया, ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो इससे के रिलेटेड होनी चाहिए। मैथडोलॉजी ऑफ द स्टडी, कौन सी मैथडोलॉजी यूज़ की आप लोगों ने, कौन सी मतलब स्टेप्स यूज़ किए आप लोगों ने, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने मैथडोलॉजी में आप लोगों को बताओगे। प्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, नटशेल में इसको कहा जाता है रिजल्ट्स। रिजल्ट्स आप लोगों के क्या है, जो स्टडी आप लोगों ने की है तो इसके रिजल्ट कौन से रिजल्ट्स हैं या प्रेजेंटेशंस कौन सी है, किस तरीके से एनालिसिस डेटा हुई थी, वो उसके रिजल्ट क्या निकले थे। कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस, कंक्लूजन्स आप लोग बनाओगे अपने रिकमेंडेशन से। जैसे कि आप लोगों को एक चीज़ ये है कि जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं आईएएस के स्टूडेंट्स, आईएएस के स्टूडेंट को कहा जाता है कि भाई आप लोग अपने रिसर्चेस वगैरह फाइंड आउट करो, रिसर्च करो। इंडिपेंडेंट स्टडी में आप लोग कहा जाता है कि कोई भी रिसर्च पेपर पे स्टडी करो। अब उसमें लाजमन ये नहीं होता है कि आप लोग एग्जैक्ट वही चीज़ें अपने ड्राफ्ट में कंपाइल करो। आप लोगों को यही कहा जाता है कि उस ड्राफ्ट को चेक करो, ड्राफ्ट को चेक करने के बाद उसको कहीं से वो ड्राफ्ट उठाया आप लोगों ने ऐसे सारी बहुत सारी जगहों से वो कॉपी पेस्ट किया, फिर उसको एज ए बिब्लोग्राफी में आप लोग लिखोगे कि इसकी बिब्लोग्राफी ये है कि आप लोगों ने ये चीज़ें मेंशन की है। अगर कोई आप लोगों ने थीसिस लिख रहे हो या कोई भी चीज़ उसमें कोई बीच में से कोई आप लोगों ने टॉपिक या कोई पैराग्राफ या कोई लाइंस वगैरह कुछ आप लोग वो एज अ रिकमेंडेशन में आप लोगों ने एज अ रेफरेंस के तौर पे वहाँ पे आथर का रेफरेंस ज़रूर देंगे कि ये फलाने आथर से आप लोगों ने ये पॉइंटें उठाई हैं या पॉइंटें यूज़ की हैं उसकी, तो वो चीज़ आप लोगों के एज अ रेफरेंस में चली जाएंगी। चैप्टर वन में, क्योंकि ये स्लाइड इतनी बड़ी नहीं है, बस मैंने नक्शल में रखा है, तो चैप्टर वन में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। चैप्टर वन में इसमें डिटेल में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, मैंने जस्ट इसको टॉपिक वाइज इसकी कुछ चीज़ें देखूंगा, बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, स्कोप एंड डिलिमिटेशन से डेफिनेशन ऑफ टर्म्स। जैसे कि इसमें इंट्रोडक्शन हो गया चैप्टर नंबर वन में, जब क्योंकि जब भी आप लोग अपनी थीसिस लिखते हो तो उसमें यही लाजमन चीज़ें होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, किस तरीके से आप लोगों की स्टडी, किस तरीके से आप लोगों के द सेक्शन विल स्टैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ योर स्टडी एंड यूजफुलनेस ऑफ योर स्टडी इन द सोसाइटी, किस तरीके से आप लोगों की सोसाइटी के लिए बेहतर होगी, आप लोगों की कैसे बेनिफिट देगी ये चीज़ें। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आप लोगों का कौन सा था, किस वजह से आप लोगों ने
ये चीज़ें स्टडी उठाई थी, ये चीज़ें आप लोग प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्योंकि जब प्रोजेक्ट हो या कोई भी रिसर्च रिपोर्ट हो, उसी में भी आप लोग अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताते हो, तो ये क्यों उठाया आप लोगों ने प्रॉब्लम, या ये चीज़ आप लोगों को क्यों एनालाइज हुई थी। उसके बाद आप लोग स्कोप एंड डिलिमिटेशंस बताना है कि इसका स्कोप क्या है, कहाँ तक जा सकता है, किसी को कितनी स्टडी कवर कर सकता है, उसकी लिमिटेशंस डिलिमिटेशंस क्या हैं, कौन सी लिमिटेशंस हैं, डिलिमिटेशंस कौन सी हैं, इसमें वो सारी चीज़ें आप लोगों को मेंशन करनी है। डेफिनेशन ऑफ टर्म्स में आप लोगों को मस्ट बी अरेंज इन अल्फाबेटिकली, it must be also stated if you use your definitions of terms in technologically and operationally। जब भी आप लोग कोई भी डेफिनेशन ऑफ टर्म्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं, जो भी फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेटिकली आप लोगों ने कोई ऐसी चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं या कोई शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों ने लिखे, तो वो अल्फ़ाबेटिकली आप लोगों के नीचे अरेंज भी करने हैं। वो ऐसे नहीं है कि आप लोगों ने बीच में कोई चीज़ ऐसी लिखी वो किसी को पता ही नहीं, कि किसी का उसका एब्रीविएशन किसी को आता ही नहीं हो। उसके बाद मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको काफ़ी हद तक स्टूडेंट भी और कुछ रिसर्चर भी, मैं भी इसको फजूल समझे या लिटरेचर रिव्यू को ऐसे ही कहा जाता है कि ये किसी काम का नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि लिटरेचर रिव्यू आप लोगों का रिलेटेड वर्क, ये इसमें आप लोगों की पूरी चीज़ें देखी जाती हो सकती है कि इसने कौन से रिसर्च पेपर्स उठाए हैं, कौन सी रिसर्चेस देखी हैं, वाकई इसने जो रेफरेंसेस लिए हैं या लिटरेचर यूज़ किया है एज दूसरे रिसर्चर को कोट किया है, तो वाकई वो वैलिड है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आप लोगों के मायने की जाती हैं। उसमें आप लोगों की अपने रिसर्चर्स की चीज़ें देखनी है, रिलेटेड वर्क वगैरह देखनी है। ज़्यादातर कोशिश किया करें जब भी आप लोगों को कोई भी रिसर्च पेपर या कोई भी टारगेट दिया जाता है, तो उसमें आप लोग उसकी चीज़ें फाइंड आउट करें, फिर फाइंड आउट करने के बाद उसको में देखें कि उसने कौन सा प्रॉब्लम यूज़ किया था, कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसको वो ये चीज़ें उसने मेंशन की थी, उसकी वजह से आप लोगों ने वो रिसर्च उसको टारगेट किया है, फिर उसके बाद अपनी चीज़ें उसमें आप लोगों ने बतानी है। उसके बाद आप लोगों के लास्ट में आ जाती हैं जब आप लोगों का डिफेंस होता है। जब आप लोगों का डिफेंस करते हो, तो उसमें आप लोगों की प्रेजेंटेशन किस तरीके से होनी चाहिए। जहाँ डिफेंस भी नहीं करते, तो जैसे कि क्लास में ही प्रेजेंटेशन स्किल्स है, मे भी हो सकता है आप लोगों के किसी के पास कोई इससे भी अच्छा आइडिया हो, या प्रेजेंटेशन स्किल्स के हवाले से मे भी हो सकता है। बस जस्ट मुझे जो पॉइंट जो बेहतर लगती हैं, जो आप लोगों को यूज़ करनी चाहिए, वो ये है कि कीप इट सिंपल। जो भी आप लोगों की प्रेजेंटेशन है, वो उसको सिंपल रखें, ज़्यादा कोई बड़ा चढ़ा की चीज़ें उसमें नहीं रखें। लिमिट बुलेट पॉइंट्स एंड टेक्स्ट। ज़्यादातर इतनी बहुत सारी जो आप लोग कंटेंट लिखते हो, यूज़ करते हो, वो आप लोग बहुत सारा इसमें यूज़ करते हो। उसके बाद लिमिट ट्रांजेक्शन एंड बिल्ड्स एनिमेशन। जब ज़्यादातर कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ट्रांजेक्शंस यूज़ करते हैं, एनिमेशंस यूज़ करते हैं, तो ये अपनी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन में नहीं यूज़ किया करें, सिंपल रखें उसको। उसके बाद यूज़ हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, जो ग्राफिक के लिए बेहतरीन बैच हो, बेहतरीन उसका लुक हो, कलरिंग हो, मैच हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों की मायने रखती हैं। उसके बाद हैव अ विजुअल थीम बट अवॉइड यूजिंग पावर पॉइंट टेम्पलेट। विजुअल थीम आप लोगों के पास है तो ये उसमें यूज़ कर सकते हो, बट उसमें पावर पॉइंट टेम्पलेट्स यूज़ नहीं करें। विजुअल थीम हो आप लोगों की कोई ना कोई। उसके बाद यूज अप्रोप्रिएट चार्ट्स, जो इसके रिलेटेड आप लोगों के अप्रोप्रिएट चार्ट्स हैं, वो आप लोग यूज़ करें। चूज कलर एंड चूज योर फॉन्ट स्टाइल। जो आप लोगों का कलर है, उसमें इतनी भी अजीब तरीके से कलर्स नहीं हो, बिल्कुल परफेक्ट, और आप लोगों के सिंपल कलर्स हो जो आप लोगों के अट्रैक्ट करें उस प्रेजेंटेशन को। स्पेंड टाइम इन दिस स्लाइड सॉर्टर। किस स्लाइड पे कितना टाइम आप लोग स्पेंड कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों ने प्रेजेंटेशन टाइटल ऑफ द प्रेजेंटेशन, उसमें आप लोगों ने प्रेजेंटेशन का अट्रैक्टिव टाइटल होनी चाहिए जो ऑडियंस को ज़्यादा बेहतर लगे। उसके बाद आप लोगों के आउटलाइंस ऑफ द कंटेंट, कौन कौन सा प्रेजेंटेशन में कंटेंट होना चाहिए, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक, की कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को उसमें अपनी मेंशन करनी है प्रेजेंटेशन में। उसके बाद आप लोगों के डिस्कशन व्हाट्स नेक्स्ट, उसके बाद आप लोगों को क्या होनी चाहिए। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है हैव यू एंड क्वेश्चन। सो ये थी हमारी प्रेजेंटेशन थी, इसमें आप लोगों के ये चीज़ें तो मैंने बता दी। अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अगर आप लोगों में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।
चले ठीक है, मैंने अनम्यूट कर दिया है सबको, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो एक एक करके। हाँ मुनीबा, आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था, थीसिस जो हम बना रहे होते हैं इसके कोई नंबर ऑफ वर्ड्स डिपेंड करते हैं कि इतने 15,000 या 8,000 समथिंग की हमें इतने ही राइट करने हैं? ये मुझे कंफर्म काइंडली आप कर सकते हैं? तो ये है कि ये ज़रूरी लिमिटेशंस नहीं होती किसी भी चीज़ के लिए। तो थीसिस आप लोगों के प्रोजेक्ट आप लोगों का कौन सा है, टॉपिक कौन सा है, उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं। जो आप लोगों को अगर इन केस कोई कह रहा है कि थीसिस के इतने वर्ड्स होने चाहिए, जहाँ इतने 15,000, वो इसलिए कहता है कि आप लोगों के चैप्टर वाइज इतने बनेंगे, तो मीन्स आप लोगों के 100 पेजेस तक वो बन जाएगी। तो इसलिए आप लोगों को 15,000 वर्ड्स कहा जाता है, वरना इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती। क्योंकि कभी कभार जब आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हो तो वो लुक तो करे कि आप लोगों ने ये चीज़ बनाई है, वो लगे कि थीसिस है। ये नहीं है कि आप लोगों ने 2 पेजेस की अपनी रिपोर्ट जमा करा दी, तो इसलिए जी, कहा जाता है। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। ओ, हाँ हमजा अहमद, पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था, जो रिसर्च रिपोर्ट होती है बेसिकली सर वो कितने पेज के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए? रिसर्च रिपोर्ट की आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा 20 पेजेस। रिसर्च रिपोर्ट में आप लोगों के एक टाइप आता है जो प्रपोजल का आता है। तो फर्स्ट जो टाइप होता है वो प्रपोजल का 20 पेजेस तक आप लोग जमा करा सकते हो। अगर कोई सुपरवाइज़र आप लोगों को कहता है कि ये इसको 30 पेजेस तक लेके जाएं, 30 पेजेस हो या 40 पेजेस हो, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट होगी, या वो कंटेंट कितना रखवा रहा है आप लोगों से, वो उसकी मर्जी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिशियली आप लोग 20 पेजेस की बना सकते हो। ओके सर। और किसी को कोई क्वेश्चन? उस्मान अली। और किसी को कोई अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम है? सर। वालेकुम सलाम। जी पूछें। सर ये नोवेलिटी के बारे में पूछना था कि रिसर्च रिपोर्ट में नोवेलिटी ज़रूरी होती है? हाँ, ये चीज़ है कि इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जस्ट नॉवल्टी आप लोगों ने कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से आप लोगों ने ये चीज़ परफॉर्म की। तो जाहिर सी बात है, कभी ना कभी तो आप लोगों ने कोई रिसर्च की होगी, या किसी चीज़ में जहाँ कोई रिसर्चर आप लोगों को, या टीचर कह रहा है कि नॉवल्टी क्या है आप लोगों के काम की, आप लोगों का कंट्रीब्यूशन इसमें क्या है, कौन सा काम आप लोगों ने इसमें परफॉर्म किया है। जैसे कि ऑलरेडी कोई रिसर्च हो गई है, तो उसमें आपने क्या किया, आपकी नॉवल्टी क्या थी, कौन सी चीज़ थी। तो वो तो सेम एज इट आप लोगों ने कॉपी कर ली, वो दिखा दी, वो परफॉर्म भी हो गई, अपने रिजल्ट भी अच्छे निकाले, मगर आप लोग को नॉवल्टी क्या थी, कौन सी टेक्निक आप लोगों ने यूज़ की, वो लाजम होती है। हर रिसर्च रिपोर्ट में और रिसर्च पेपर में लाजमन होनी चाहिए ये। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी को क्वेश्चन है? चलें ठीक है, आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग ये प्रेजेंटेशन स्लाइड मैं कोशिश करूँगा तो आप लोगों को शेयर करवा दूँ, जैसे कि आप लोग इसको मज़ीद देख सको, और इसमें मज़ीद जो चीज़ें आप लोगों को अगर पूछनी हो या कुछ भी, तो वो आप लोग FYP जो ग्रुप है तो वो आप लोग पूछ सकते हो, या तो अगर कोई ये फिज़िकली भी पूछना है तो वो यूनिवर्सिटी में मैं FST और एक डिपार्टमेंट में बैठा होता हूँ, तो वहाँ पे भी आप लोग पूछ सकते हो, आ सकते हो। तो वहाँ से कोई भी आप लोग किसी से पूछोगे अवैस खान जुमानी, तो वो वहाँ पे भी आप लोग मुझसे ये चीज़ें पूछ सकते हो। ठीक है, तो सेशन को हम लोग एंड करते हैं। ओके, अल्लाह।